नमस्कार और स्वागत है एक और गहन चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, जिसे एनपीडी भी कहते हैं। नमस्कार। ये शब्द शायद आपने सुना हो या शायद रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे लोगों से मिले हों जिनमें खुद को लेकर एक खास तरह का जुनून सा दिखता है। हाँ, बिल्कुल। हमारी आज की बातचीत का आधार है MPC 11 ब्लॉक 5 यूनिट 2 के अध्ययन सामग्री, और हमारा मकसद है एनपीडी को थोड़ा करीब से समझना कि आखिर ये है क्या, इसके लक्षण क्या हैं, ये होता क्यों है और क्या इसका कोई हल है। जी। इसकी शुरुआत भी बड़ी दिलचस्प है। वो ग्रीक कहानी है ना नार्सिसस की। हाँ, नार्सिसस। जो पानी में अपनी ही परछाई देखकर उसी से प्यार कर बैठा था। बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये कहानी उस इंसान की तरफ इशारा करती है जो खुद में ही मतलब खोया रहता है, जिसे लगातार दूसरों से तारीफ चाहिए, पर कहाँ खत्म होती है थोड़ी सी आत्ममुग्धता और कहाँ से ये डिसऑर्डर शुरू होता है, इसे समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, एनपीडी सिर्फ खुद को पसंद करने से कहीं ज्यादा गहरा और जटिल मामला है। अच्छा। ये एक प्रॉपर मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जिसमें व्यक्ति लगातार मतलब परसिस्टेंटली खुद को असाधारण रूप से महत्वपूर्ण समझता है। दूसरों की भावनाओं को समझने या महसूस करने में उसे बहुत मुश्किल होती है, जिसे हम समानुभूति या एम्पैथी कहते हैं। हाँ, एम्पैथी। और उसे हमेशा दूसरों से प्रशंसा और ध्यान की जरूरत महसूस होती है। लेकिन यहाँ एक पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास। क्या? कि इस बाहरी आत्मविश्वास और वो जो भव्यता का खोल है ना, उसके नीचे अक्सर गहरी असुरक्षा और एक बहुत नाजुक सा आत्मसम्मान छिपा होता है। अच्छा, तो ये जो नार्सिसिस्ट वाली बात हुई, या आम जिंदगी में कभी-कभी थोड़ा बहुत खुद को ज्यादा पसंद कर लेना, ये एनपीडी से अलग कैसे है? मतलब कब ये बस एक आदत ना रहकर एक सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, हम सब में कभी ना कभी थोड़ी सेल्फ सेंटर्ड सोच आ सकती है ना। हाँ, बिल्कुल। हाँ, हमें अपनी तारीफ सुनना अच्छा लग सकता है, लेकिन एनपीडी का ये पैटर्न बहुत ज्यादा मजबूत होता है, लगातार बना रहता है और जिंदगी के लगभग हर पहलू पर हावी होने लगता है। हर पहलू पर? हाँ, मतलब व्यक्ति के काम पर, उसके रिश्तों पर, उसके सोशल लाइफ पर, सब पर बुरा असर डालता है। हमारी स्रोत सामग्री कुछ खास व्यवहारों की तरफ इशारा करती है। जैसे ऐसे लोग अक्सर दूसरों की बातें ध्यान से सुनते नहीं। उन्हें दूसरों की जरूरतों या उनकी टाइम लिमिट्स वगैरह की कोई खास परवाह नहीं होती। अपनी गलती मानना वो तो लगभग नामुमकिन होता है उनके लिए, सबूत दिखाने पर भी। हाँ, चाहे सबूत सामने ही क्यों ना हो। रिश्तों में देखें तो या तो वो बहुत ज्यादा ठंडे और प्रैक्टिकल हो सकते हैं, या फिर इमोशनली एकदम दूरी बनाए रखते हैं। जरा सी आलोचना या असहमति पर भड़क सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, या किसी दोस्त को हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं बस एक छोटी सी बात पर। अच्छा। और एक दिलचस्प बात, अगर उनके बच्चे हैं तो वो उनकी अचीवमेंट्स पर बहुत गर्व करेंगे, लेकिन साथ ही उनकी जिंदगी पर जरूरत से ज्यादा कंट्रोल भी रखना चाहेंगे। तो जब ये सारे लक्षण मिलकर व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी और उसके रिश्तों में लगातार गंभीर समस्याएं पैदा करने लगें, तब हम इसे एक डिसऑर्डर मानते हैं। ये सिर्फ पर्सनालिटी का एक हिस्सा नहीं रह जाता। समझ गई। तो ये तो हुई लक्षणों की बात। बिल्कुल। पर इसे ऑफिशियली कैसे डायग्नोज करते हैं? मतलब डॉक्टर कैसे तय करते हैं? कोई चेकलिस्ट जैसा कुछ होता है? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए कुछ तयशुदा दिशा निर्देश हैं। जैसे अमेरिका में डायग्नोस्टिक मैनुअल इस्तेमाल होता है, DSM। हाँ, DSM, जिसका चौथा संस्करण TR हमारी स्रोत सामग्री में दिया गया है। वो एनपीडी के लिए 9 क्राइटेरिया बताता है। 9? हाँ, 9। और किसी में एनपीडी का निदान करने के लिए इन 9 में से कम 5 लक्षणों का लगातार मौजूद होना जरूरी है। कम से कम 5? जी। यूरोप का ICD मैनुअल भी है, वो इसे दूसरे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के साथ रखता है। वैसे एनपीडी को एक अलग कैटेगरी के तौर पर 1980 में DSM-3 में शामिल किया गया था। अच्छा, तो वो 9 में से कुछ मुख्य क्राइटेरिया क्या हैं जिन पर ध्यान दिया जाता है? हाँ, कुछ मुख्य बातें बताता हूँ। पहला तो है खुद को बहुत महान समझना, ग्रैंडियोसिटी जिसे कहते हैं। अपनी काबिलियत को बढ़ा चढ़ाकर बताना, बिना किसी ठोस वजह के खुद को दूसरों से बेहतर मानना। ठीक है। दूसरा, बेमिसाल कामयाबी, ताकत या एकदम परफेक्ट प्यार के ख्यालों में खोए रहना, मतलब फैंटेसी वर्ल्ड में ज्यादा जीना। अच्छा। तीसरा, खुद को खास या स्पेशल मानना, यह सोचना कि उन्हें बस ऊंचे दर्जे के या खास लोग ही समझ सकते हैं या उनसे ही जुड़ना चाहिए। ओके। चौथा, तारीफ की जबरदस्त भूख, मतलब लगातार दूसरों से प्रशंसा, एडमायरेशन चाहते रहना। पांचवा, विशेष व्यवहार का हकदार समझना,
जिसे सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें खास ट्रीटमेंट मिलना ही चाहिए बिना कुछ किए। छठा, दूसरों का इस्तेमाल करना, इंटरपर्सनली एक्सप्लॉयटेटिव होना, अपने मतलब के लिए दूसरों का फायदा उठाना। ये तो काफी गंभीर है। हाँ। सातवां, समानुभूति की कमी, दूसरों के दुख दर्द या उनकी भावनाओं को न समझ पाना या उनसे जुड़ाव महसूस न कर पाना। आठवां, ईर्ष्या, एनवी, अक्सर दूसरों से जलना या ये सोचना कि दूसरे उनसे जलते हैं। अच्छा। और नवां, घमंड और अहंकार, व्यवहार में एक अकड़ दिखाना, एरोगेंस। तो इन 9 में से कम 5 होने चाहिए डायग्नोसिस के लिए। और आपने कहा था कि डीएसएम इन्हें क्लस्टर बी में रखता है। हाँ, क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। इसमें एनपीडी के साथ एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन और हिस्ट्रियोनिक डिसऑर्डर भी आते हैं। इन सब में कहीं ना कहीं नाटकीयता, भावनाओं का बहुत उतार चढ़ाव या अस्थिरता जैसे लक्षण कॉमन होते हैं। समझ गए। और ये कितना कॉमन है, मतलब कितने लोगों में होता है ये, और क्या पुरुषों और महिलाओं में इसका असर कुछ अलग तरह से देखने को मिलता है? आंकड़ों को देखें तो अमेरिका में जो लोग इलाज के लिए क्लिनिक्स वगैरह में आते हैं उनमें इसका प्रसार 2 से 16% तक हो सकता है। अच्छा खासा है ये तो। हाँ, क्लिनिकल आबादी में। लेकिन अगर आम आबादी की बात करें तो ये 1% से भी कम पाया जाता है। ओके। जहाँ तक लिंक का सवाल है, ये दिलचस्प है कि जितने लोगों को डायग्नोस किया जाता है उनमें करीब 50% से 75% पुरुष होते हैं। पुरुषों में ज्यादा? ऐसा क्यों? हाँ, पुरुषों में ज्यादा। अब ऐसा क्यों है, इस पर थोड़ी बहस है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये शायद सामाजिक अपेक्षाओं की वजह से है। मतलब समाज शायद महिलाओं से ज्यादा देखभाल करने वाले, पोषण करने वाले व्यवहार की उम्मीद रखता है। इसलिए पुरुषों में अगर आत्म केंद्रित व्यवहार होता है तो वो ज्यादा आसानी से नजर आता है या पहचाना जाता है। दूसरी तरफ कुछ ये भी सवाल उठाते हैं कि कहीं डायग्नोसिस के जो क्राइटेरिया हैं उनमें ही कोई जेंडर बायस तो नहीं है। ये भी मुमकिन है। हाँ, एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि एनपीडी के लक्षण अक्सर उम्र के साथ, खासकर 40 या 50 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते थोड़े कम हो सकते हैं, कम तीव्र हो सकते हैं। अच्छा, ये दिलचस्प है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनपीडी भी एक जैसा नहीं होता। क्या इसके भी अलग अलग रूप या प्रकार होते हैं? शोध में कुछ सबटाइप्स का जिक्र था शायद। हाँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि एनपीडी वाले सभी लोग एकदम एक जैसे ही होते हैं। थियोडोर मिलन नाम के एक विशेषज्ञ ने इसके 5 उपप्रकार बताए थे। 5? हाँ, लेकिन उन सब की लिस्ट में जाने के बजाय शायद कुछ अलग तरह के उदाहरणों से बात ज्यादा साफ होगी। हाँ, वो बेहतर रहेगा। जैसे एक होता है अभिजात्य या एलिटिस्ट नार्सिसिस्ट। ये वो क्लासिक टाइप है जो खुद को सबसे बेहतर समझता है, खास महसूस करता है और चाहता है कि सब उसे वैसे ही ट्रीट करें। जो हम आम तौर पे सोचते हैं। हाँ, काफी हद तक। दूसरी तरफ एक होता है क्षतिपूरक या कॉम्पेंसेटरी नार्सिसिस्ट। ये बाहर से शायद उतना घमंडी ना दिखे। अच्छा। हाँ, लेकिन अंदर से अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो भव्यता का एक मुखौटा पहने रहता है और शायद ज्यादा सेंसिटिव या टालमटोल करने वाला लगे। ओह, ये तो बिल्कुल अलग लग रहा है। हाँ, एक और प्रकार जिसे सिद्धांतहीन या अनप्रिंसिपल्ड कहा गया, उसमें धोखेबाजी और दूसरों का शोषण करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। इसमें असामाजिक लक्षण भी मिल सकते हैं। तो मतलब बाहरी रूप काफी अलग अलग हो सकते हैं। बिल्कुल, बाहरी रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन वो जो अंदरूनी पैटर्न है, खुद को श्रेष्ठ समझना, समानुभूति की कमी, तारीफ की जरूरत, वो कोर इशू बना रहता है। ये तो वाकई कई परतें खोलता है। स्रोत में फ्रॉयड, यूंग, कोहोट, हॉर्नी जैसे बड़े मनोवैज्ञानिकों के विचारों का भी जिक्र है। उन्होंने एनपीडी को कैसे समझा? क्या उनके नजरिए से हमें इसकी जड़ों को समझने में और मदद मिल सकती है? हाँ, जरूर। ये जो आपने शुरू में वो विरोधाभास बताया था, वो बाहरी शान और अंदरूनी खोखलापन, क्या ये सिद्धांत उसे समझने में मदद करते हैं? बिल्कुल, ये सिद्धांत हमें उसी विरोधाभास की तह तक ले जाने की कोशिश करते हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग एंगल से देखा है। जैसे फ्रॉयड ने क्या कहा? फ्रॉयड ने बचपन में जो प्यार या लिबिडो का विकास होता है उसकी बात की। उनका मानना था कि अगर बच्चे का शुरुआती प्यार जो माँ बाप की तरफ होता है किसी वजह से ठीक से विकसित न हो पाए और वापस खुद पर यानी ईगो पर केंद्रित हो जाए तो इससे नार्सिसिज्म विकसित हो सकता है। नतीजा, बाहरी दुनिया में कम दिलचस्पी और खुद को लेकर बड़ी बड़ी बातें सोचना, ग्रैंडियोसिटी। अच्छा, और कोहुट, उनका नजरिया अलग था शायद? हाँ, हाइंज कोहुट का नजरिया थोड़ा अलग था। उन्होंने कहा कि समस्या जरूरत से ज्यादा नार्सिसिज्म नहीं है, बल्कि बचपन में आत्मसंरचनाओं यानी सेल्फ स्ट्रक्चर्स का ठीक से विकसित न हो पाना है। आत्मसंरचनाएं मतलब? उन्होंने 2 चीजों पर जोर दिया। एक, बच्चे की जरूरत कि माता पिता उसकी भावनाओं को समझें
और सराहें, जिसे उन्होंने मिररिंग कहा। मिररिंग? शीशे की तरह। हाँ। और दूसरी जरूरत कि बच्चा अपने माता पिता को आदर्श मान सके, आइडियलाइजेशन। अगर ये जरूरतें पूरी नहीं होती, बच्चा नजरअंदाज महसूस करता है या उसे लगता है कि उसे बस एक वस्तु की तरह देखा जा रहा है, तो वो अंदर से खालीपन महसूस कर सकता है। और इसी खालीपन को भरने के लिए शायद वो बाहर से भव्यता का दिखावा विकसित कर ले। ओह, ये तो काफी गहरा है। और कर्नबर्ग? ओटो कर्नबर्ग ने भी बचपन के रिश्तों पर, खासकर माँ के साथ रिश्ते पर जोर दिया। उनका मानना था कि अगर बच्चा ठंडे या समानुभूति रहित माँ बाप का सामना करता है, तो वो एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म विकसित कर लेता है, बचाव के लिए। हाँ, वो खुद के उन हिस्सों को बहुत बड़ा चढ़ा लेता है जिन्हें माँ बाप शायद पसंद करते हो, जैसे सुंदरता या बुद्धिमानी, और अपनी कमजोरियों या जरूरतों को एकदम दबा देता है या उनसे कट जाता है। इसे उन्होंने स्प्लिटिंग कहा, मतलब खुद को अच्छे और बुरे हिस्सों में बांट देना। स्प्लिटिंग। नतीजा ये होता है कि व्यक्ति बाहर से बहुत महान दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से बेकार या खाली महसूस करता है और इन दो एक्सट्रीम्स के बीच झूलता रहता है। और कैरन हॉनी, उन्होंने समाज की बात की थी शायद। बिल्कुल, कैरन हॉनी ने सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों पर ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि बचपन में अगर सुरक्षा और प्यार की जरूरतें पूरी ना हो, तो बच्चे में एक बुनियादी चिंता या बेसिक एंग्जाइटी पैदा होती है। चिंता किस बात की? जीवित रहने के लिए बड़ों पर निर्भर होने की चिंता। इससे निपटने के लिए वो अलग अलग रास्ते अपना सकता है, या तो दूसरों के अधीन हो जाना, या आक्रामक बन जाना, या फिर दुनिया से कट जाना, डिटैच हो जाना। नार्सिस्टिक लक्षण शायद आक्रामकता या खुद को श्रेष्ठ दिखाने की स्ट्रैटेजी से जुड़े हो सकते हैं। हॉर्नी का नजरिया थोड़ा ज्यादा आशावादी था। उन्हें लगता था कि क्योंकि इसमें समाज का भी हाथ है, तो सही समझ और माहौल से बदलाव संभव है। तो ये सारे सिद्धांत, कोई बचपन के प्यार पर फोकस कर रहा है, कोई माँ बाप की प्रतिक्रियाओं पर, कोई समाज पर, मतलब कोई एक कारण नहीं है। तो आखिर एनपीडी होता क्यों है? ये हमारे अंदर पहले से होता है या हमारा माहौल हमें ऐसा बना देता है? नेचर या नर्चर? इसका कोई एक सीधा जवाब शायद नहीं है। आज ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि ये किसी एक वजह से नहीं होता, बल्कि कई चीजों का मिला जुला नतीजा है। इसे हम अक्सर जैव मनोसामाजिक मॉडल, बायोसाइकोसोशल मॉडल कहते हैं। बायोसाइकोसोशल मतलब इसमें तीनों चीजें शामिल हैं। जैविक, बायो, हो सकता है कुछ लोगों में जेनेटिकली ऐसी प्रवृत्ति हो या उनके दिमाग की बनावट उन्हें ज्यादा संवेदनशील बनाती हो। मनोवैज्ञानिक, इसमें बचपन के अनुभव सबसे अहम माने जाते हैं। जैसा कि सिद्धांतों में जिक्र आया, इसमें दोनों तरह के अनुभव हो सकते हैं। दोनों तरह के? हाँ, या तो बच्चे को जरूरत से ज्यादा सिर चढ़ाना, उसकी हर बात को अनोखा बताना जिससे वो असलियत से दूर हो जाए, या फिर ठीक इसके उलट बच्चे की लगातार आलोचना करना, उसे नजरअंदाज करना, उसकी भावनाओं को कोई अहमियत न देना, या किसी तरह का दुर्व्यवहार या ट्रॉमा। अच्छा, दोनों एक्सट्रीम्स। बिल्कुल। कोहूट और कर्नबर्ग के सिद्धांत इसी मनोवैज्ञानिक पहलू पर जोर देते हैं कि माँ बाप के साथ शुरुआती रिश्तों में गड़बड़ी कैसे बच्चे के आत्मसम्मान और दुनिया को देखने के नजरिए को बिगाड़ सकती है। और तीसरा तो सामाजिक। हाँ, सामाजिक, सोशल। इसमें हमारे आसपास का समाज और संस्कृति भी भूमिका निभाते हैं। जैसा हॉर्नी ने कहा या क्रिस्टोफर लाश जैसे समाजशास्त्रियों ने जिसे मी जनरेशन कहा, एक ऐसा समाज जो व्यक्तिवाद, सफलता, दिखावे और तुरंत मिलने वाले सुख पर बहुत ज्यादा जोर देता है, वो भी शायद नार्सिसिस्टिक लक्षणों को बढ़ावा दे सकता है। तो मतलब ये नेचर और नर्चर दोनों का एक जटिल मिक्सचर है। हाँ, बिल्कुल। सटीक कारण हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, लेकिन ये तय है कि बचपन के अनुभव और शुरुआती रिश्ते इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर कारण इतने गहरे और जटिल हैं, तो क्या इसका इलाज संभव है? ये तो बहुत मुश्किल लगता होगा, खासकर अगर व्यक्ति खुद को ही परफेक्ट समझता हो और उसे लगे ही ना कि कोई समस्या है। हाँ, उपचार वाकई चुनौतीपूर्ण है, बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि एनपीडी वाले लोग अक्सर मानते ही नहीं कि उन्हें कोई समस्या है। हाँ, ये तो है। वो मदद के लिए शायद ही कभी खुद आते हैं। आमतौर पर उन्हें परिवार वाले लेकर आते हैं, या फिर जीवन में कोई बड़ा संकट आ जाए, जैसे नौकरी छूटना या रिश्ता टूटना, तब वो शायद थेरेपी तक पहुंचते हैं। और फिर थेरेपी में भी दिक्कतें आती होंगी। बिल्कुल। दूसरी चुनौती यह है कि इलाज के दौरान भी वो थेरेपिस्ट की आलोचना कर सकते हैं, उसे कम आंक सकते हैं या थेरेपी को बीच में ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि अपनी कमियों का सामना करना उनके लिए बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो फिर अगर कोई इलाज करवाने को तैयार हो भी जाए, तो किस तरह के उपचार इस्तेमाल किए जाते हैं? दवाइयां हैं इसके लिए? मुख्य जोर मनोचिकित्सा यानी टॉक थेरेपी पर ही होता है। एनपीडी के लिए कोई खास दवा नहीं बनी है,
कोई दवा नहीं? नहीं, कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है। हाँ, अगर व्यक्ति को साथ में डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी समस्याएं हैं जो अक्सर होती हैं, तो उनके लिए डॉक्टर एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंजाइटी दवाएं दे सकते हैं। इनसे कुछ लक्षणों में राहत मिल सकती है, जिससे थेरेपी में टिके लेना आसान हो जाता है। में मदद करना, एक ज्यादा यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक आत्मछवि विकसित करना, दूसरों के प्रति समानुभूति बढ़ाना और ज्यादा स्वस्थ रिश्ते बनाना सीखना। किस तरह की थेरेपी? कई तरह की थेरेपी इसमें काम आ सकती हैं। व्यक्तिगत थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी, जिसमें व्यक्ति थेरेपिस्ट के साथ अकेले काम करता है। इसमें अलग अलग तरीके अपनाए जा सकते हैं। लक्ष्य अक्सर छोटे रखे जाते हैं, क्योंकि गहरा और भरोसेमंद रिश्ता बनाना ही अपने आप में एक चुनौती होती है। फिर है संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT। ये उन गलत या विकृत सोच के पैटर्न्स को पहचानने और बदलने में मदद करती है जो समस्याओं की जड़ में होते हैं। जैसे मैं कभी गलती नहीं कर सकता, या सब मुझसे जलते हैं, या मुझे हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इस तरह की सोच को चुनौती देना और बदलना। अच्छा, ये सदस्य साथ में भाग लेते हैं। हाँ, ये जरूरी हो सकता है। और समूह थेरेपी भी अक्सर काफी असरदार मानी जाती है। ग्रुप थेरेपी, उसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति उन लोगों के समूह में शामिल होता है जिन्हें मिलती जुलती समस्याएं हैं। यहाँ उन्हें दूसरों से सीधा फीडबैक मिलता है। वो दूसरों को सुनना सीखते हैं, उनकी भावनाओं को समझना सीखते हैं और ये देखते हैं कि उनके व्यवहार का दूसरों पर क्या असर पड़ता है। ये तो बहुत पावरफुल हो सकता है। हाँ, क्योंकि ग्रुप में थेरेपिस्ट का सीधा सामना कम होता है, तो व्यक्ति शायद कम डिफेंसिव महसूस करे और दूसरों को देखकर सीखने का मौका मिलता है। लेकिन ये सब तो बहुत लंबा चलता होगा। हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये एक लंबी प्रक्रिया है। व्यक्तित्व के गहरे पैटर्न्स को बदलने में सालों लग सकते हैं। सालों? हाँ, कई साल लग सकते हैं। शुरुआती लक्ष्य अक्सर जीवन में चल रही तात्कालिक समस्याओं को संभालना होता है, जैसे नशे की लत, डिप्रेशन या शर्मिंदगी की भावनाएं। लंबे समय का लक्ष्य होता है व्यक्तित्व में कुछ हद तक बदलाव लाना, सोच बदलना और ज्यादा संतोषजनक जीवन जीने में मदद करना। और आखिर में इसका पूर्वानुमान क्या है? मतलब लॉन्ग टर्म में सुधार की कितनी उम्मीद होती है? क्या लोग ठीक हो पाते हैं? पूर्वानुमान सच कहूं तो मिला जुला है, मिक्स्ड है। अगर किसी युवा में ये लक्षण दिख रहे हैं तो शायद उम्मीद ज्यादा होती है। हो सकता है ये जीवन के अनुभव की कमी या अपरिपक्वता का नतीजा हो, जिससे थेरेपी से ठीक किया जा सके। अच्छा। लेकिन अगर NPD बहुत लंबे समय से है और बहुत गहरा है, मतलब सीवियर है, तो दृष्टिकोण ज्यादातर नकारात्मक होता है। बदलाव बहुत मुश्किल होता है। हालांकि कुछ लोग, खासकर जब वो अधेड़ उम्र यानी मिडिल एज के करीब पहुंचते हैं, तो शायद जीवन के थपेड़ों से या अपनी सीमाओं को महसूस करके कुछ हद तक बदलने लगते हैं। ऐसा होता है? हाँ, कुछ हद तक। वो शायद अपनी और दूसरों की कमियों को स्वीकार करना सीखते हैं, ईर्ष्या जैसी भावनाओं से बेहतर तरीके से निपटना सीखते हैं और ये स्वीकार कर पाते हैं कि वो हमेशा जवान या शक्तिशाली नहीं रहेंगे, मतलब अपनी नश्वरता को स्वीकार करना। लेकिन बहुत से मरीजों के लिए उम्र बढ़ना एक मुश्किल दौर होता है। हमारी संस्कृति काफी हद तक युवा अवस्था और बाहरी सुंदरता पर केंद्रित है ना। हाँ, ये तो है। और जब वो इन्हें खोने लगते हैं तो वो उदास या निराश हो सकते हैं। रिटायरमेंट भी उनके लिए खास तौर पर कठिन हो सकता है। रिटायरमेंट क्यों? क्योंकि काम की दुनिया में मिली हैसियत, वो स्टेटस चला जाता है और अक्सर उनके पास वो गहरे पारिवारिक रिश्ते या दोस्तों का मजबूत नेटवर्क नहीं होता जो बुढ़ापे में इंसान को संभाल सके। ओह, ये तो दुखद है। हाँ, है। तो अगर हम आज के इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो NPD सिर्फ घमंड या आत्ममोह से कहीं ज्यादा है। ये एक गहरा पैटर्न है जिसमें व्यक्ति खुद को असाधारण समझता है, उसे दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं होती और उसे लगातार तारीफ चाहिए होती है। बिल्कुल। और इस बाहरी दिखावे के पीछे अक्सर एक टूटा हुआ या असुरक्षित स्व छिपा होता है। हाँ, वो कोर इशू है। इसकी जड़ें अक्सर बचपन के अनुभवों में होती हैं, चाहे वो जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार हो या फिर उपेक्षा और आलोचना। जी। इसे पहचानने के लिए खास मानदंड है और इसके कई रूप हो सकते हैं, जैसा आपने बताया। हाँ, सब टाइप्स होते हैं। इलाज मुमकिन है लेकिन मुश्किल है और लंबा चलता है, जिसमें मुख्य जोर साइकोथेरेपी पर होता है, दवाइयों पर नहीं। सही कहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात शायद यही याद रखना है, वो बाहरी चमक दमक और अंदरूनी खालीपन का विरोधाभास। हाँ। कोट, कर्नबर्ग, हॉनी जैसे विचारकों ने बार बार यही दिखाया है कि हमारे शुरुआती रिश्ते, खासकर बचपन में माता पिता या देखभाल करने वालों के साथ बने संबंध, हमारे आत्मसम्मान और दुनिया को देखने के नजरिए को किस हद तक प्रभावित कर सकते हैं।
ये समझना हमें शायद दूसरों के प्रति थोड़ी ज्यादा समझ विकसित करने में मदद कर सकता है, भले ही उनका व्यवहार कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में घूम रहा है जो शायद कैरन होनी के काम से भी जुड़ता है। उन्होंने बचपन की निर्भरता और उससे पैदा होने वाली चिंता का संबंध बाद के व्यक्तित्व रणनीतियों से जोड़ा था, है ना? हाँ बिल्कुल। तो अगर हम आज के दौर को देखें, जिस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल आजकल चलन में है, या समाज में सफलता और खास बनने पर जितना जोर है, क्या ये मुमकिन है कि ये सब जाने अनजाने में न सिर्फ औपचारिक एनपीडी के मामलों को बल्कि आम लोगों में भी नार्सिसिस्टिक लक्षणों को बढ़ावा दे रहा हो? ये एक बहुत महत्वपूर्ण और सोचने वाला सवाल है। हाँ, ये एक सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।